बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले टर्म तक हम लोगों ने देख लिया था कि पॉलिनोमियल को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या है, और क्लासिफिकेशन देख लिया था टर्म के बिहेव पे और उसके डिग्री के बिहेव पे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले टर्म तक देख ली थी। और दो चीज़ें और देखी थी, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है और ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो वो बताया था जिसकी डिग्री ज़ीरो हो, यानी जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ज़ीरो हो, खाली वो टर्म हो। और ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या बताया था? ज़ीरो पॉलिनोमियल ये बताया था कि कांस्टेंट जो नंबर होते हैं उनमें से ज़ीरो भी एक नंबर है, तो ये जो खाली ज़ीरो है दिस इज नॉन एज ज़ीरो पॉलिनोमियल कहलाता था। तो अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल और इसमें फ़र्क क्या है? तो फ़र्क ये है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री कितनी होती थी? ज़ीरो होती थी। ठीक, वहां पे हम लोग एक बात बोलते थे कि नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री ज़ीरो होती थी। नॉन ज़ीरो का मतलब ज़ीरो को अलावा, ज़ीरो के अलावा कोई और भी कांस्टेंट था तो उसकी डिग्री ज़ीरो होगी। ठीक, ये वाली बात हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, तो ज़ीरो का क्या मसला है? तो ज़ीरो के साथ ये मसला है कि ज़ीरो की जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइन होती है, इसलिए उस कैटेगरी से इसे अलग निकाला गया। यानी वरना तो हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल को तो ऐसे जान रहे थे कि जिसकी डिग्री ज़ीरो हो, ठीक, यानी जिसकी हाईएस्ट पावर ज़ीरो हो, खाली वही नंबर लिखा हो। लेकिन वहाँ एक चीज़ है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में सिर्फ डिग्री ऑफ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ज़ीरो, यानी कि डिग्री ऑफ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ज़ीरो। ज़ीरो के अलावा, नॉन ज़ीरो मतलब ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कोई और कांस्टेंट है तो उसकी डिग्री ज़ीरो होगी। तो अब ज़ीरो की क्या होगी? तो ज़ीरो की नॉट डिफाइंड डिग्री होती है। देखो, अगर ज़ीरो इंटू एक्स की पावर टू लिख दूं तब भी ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो रहा है। ज़ीरो इंटू एक्स की पावर थ्री लिख दूं तब भी ज़ीरो आ रहा है। ज़ीरो इंटू एक्स की पावर ज़ीरो लिख दूं तब भी ज़ीरो आ रहा है। तो मतलब कि इसकी ये लगा रहा हूँ सेम आंसर, ये लगा रहा हूँ सेम आंसर, ये लगा रहा हूँ तो सेम आंसर। तो इसकी डिग्री कोई डिफाइन नहीं है सही से, मतलब जीरो के साथ तो कुछ भी लगा दे रहे हैं। लेकिन अगर कहीं टू लिख दिया है तो इसका मतलब टू इंटू एक्स की पावर ज़ीरो है। अब ये टू इंटू एक्स की पावर वन जो होगा वो आंसर हमारा इसके हिसाब से टू आ रहा है। अगर टू इंटू एक्स की पावर वन लिख दिया मैंने, और तो हमारा आंसर जरूरी नहीं है कि सेम आ जाए। मिसाल के तौर पर एक्स मैं ले लूं, क्योंकि एक्स मैंने ले लिया टू, एक्स मैंने टू ले लिया, तो टू इंटू टू की पावर जीरो, तो यहाँ तो टू इंटू वन टू आ रहा है आंसर। अब यहाँ एक्स की पावर वन यानी टू इंटू टू की पावर वन मतलब टू, तो यहाँ आंसर फोर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? टू, यहाँ आ रहा है फोर। जाहिर आना भी चाहिए क्योंकि पावर चेंज हुई, डिग्री चेंज हुई। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि स्क्वायर है तब भी जीरो, क्यूब है तब भी जीरो, और एक्स की पावर जीरो है तब भी जीरो। हर कंडीशन में यहाँ पे हमारा जीरो आ रहा है। अब ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे सेम नहीं आ सकता, यहाँ पे सेम आ सकता है। जैसे कि अगर मैंने कहीं लिख दिया टू इंटू वन की पावर जीरो तब भी ये टू है, अगर टू इंटू वन तब भी ये टू है, क्योंकि वन की पावर वन। टू इंटू वन का स्क्वायर तब भी ये टू रहेगा, टू इंटू वन का क्यूब तब भी ये टू ही रहेगा। लेकिन हर बार ऐसा थोड़ी हो रहा है। अगर वन की जगह टू ले लूं तो, वन की जगह में टू ले लूं तो, अच्छा, जैसे अगर जीरो के अंदर में एक्स की वैल्यू टू ही ले लूं तो जीरो इंटू टू का स्क्वायर तो चाहिए फोर हो जाए, लेकिन फोर इंटू जीरो आंसर जीरो ही आ रहा है। जीरो इंटू टू का क्यूब लेकिन चाहिए एट हो जाए, लेकिन आंसर तो जीरो ही आ रहा है। लेकिन वहां क्या था? कांस्टेंट पॉलिनोमियल में सिवाय जीरो के अलावा कोई और नंबर ले लो, थ्री ले लिया, थ्री इंटू टू का स्क्वायर करेंगे तो टू टू द फोर आंसर हमारा 12 आ रहा है, और थ्री इंटू टू का क्यूब लेंगे तो आंसर हमारा 24 आ रहा है। तो डिफरेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सेम आ रहा है, जीरो ही। तो इसलिए इसकी कोई डिग्री डिफाइन नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि जीरो पॉलिनोमियल जो हमने देखा था उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड। डिफाइन किसकी है? नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी जीरो के अलावा जितने भी कांस्टेंट हैं पॉलिनोमियल हैं उनकी डिग्री कितनी होगी? उनकी डिग्री होगी हमारी क्या? वन। उनकी डिग्री हमारी जीरो होगी, सॉरी
उनकी डिग्री हमारी जीरो होगी और जीरो की डिग्री नॉट डिफाइंड है, इसलिए इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल से अलग निकालकर एक नया अल्फाज एक नई टर्म में यानी जीरो पॉलिनोमियल की टर्म में पढ़ा था जिसमें खाली जीरो था। तो ठीक है, ये हमने देखा था। तो ये थोड़ी सी बात थी जो मैं बता दी आज कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है। और क्या था, और उसके अलावा जो हमने देखा था लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1, क्वाड्रेटिक की पॉलिनोमियल की डिग्री 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2, और उसके अलावा क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 और जिसकी डिग्री 4 होती है उसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये जनरल चीजें हमने जानी थी। तो जिसकी डिग्री जीरो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यही तो पढ़ा था हमने। जिसकी डिग्री जीरो और खाली जीरो लिखा था उसे जीरो पॉलिनोमियल बोलते थे। अब डिग्री के बिहाफ पे क्या बोलेंगे, जिसकी डिग्री नॉट डिफाइंड वो जीरो पॉलिनोमियल। ठीक, जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी वो हमारा जीरो पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री जीरो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 1 है तो लीनियर। तो ऐसे पढ़ता चला जाएगा। तो मेन बात ये थी जो रह गई थी वो आज बता दी कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइन होगी, और कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होगी। ठीक है, समझ में आया। और जीरो जिसकी डिग्री होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिसकी नॉट डिफाइन होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, और जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल भी हमने डिस्कस करा था। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या बताया था हमने, कि जिसकी वैल्यू लगाने से वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाए। मतलब क्या बताया था, जैसे कि एक पॉलिनोमियल है px, रिवाइज कर रहा हूं हल्का सा, कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए पी ए लगाया मैंने, तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन गया। ए के लगाने से मतलब क्या हुआ, वेरिएबल की जगह ए लगा दिया। ये तो पता था ना कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो वैल्यू x की है x वेरिएबल लिखा है। अब यहाँ x की जगह ए लगा दिया तो मैंने अंदर a लिख दिया। तो पी ए जैसी लगाया तो द होल पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो, यानी कि होल पॉलिनोमियल क्या बन गया, जीरो पॉलिनोमियल बन गया। क्योंकि ये जीरो खाली क्या है, कोई भी खाली नंबर है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। वो डिग्री के बिहाफ पे बात करेंगे तो इसकी डिग्री जीरो होगी। और देखेंगे अगर हम जनरली देख रहे हैं तो जो खाली नंबर लिखा है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और उन्हीं को नंबर में से अगर जीरो लिखा है वो जीरो पॉलिनोमियल है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जिस वैल्यू लगाने से वो जीरो पॉलिनोमियल बन जाए, यानी कि जीरो बन जाए, तो वो जिसकी वैल्यू लगाई है और जिससे वो जीरो पॉलिनोमियल बनाए यानी जीरो बनाए, वो हमारा कहलाएगा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आया। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ये बताया था। अगर मान लो यहाँ पे 2 लगाने से ही पूरा जीरो हुआ होता तो 2 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता, यानी 2 इस पॉलिनोमियल में जब हमने इसमें वेरिएबल में 2 पुट करा तो ये पूरा जीरो बन गया। उम्मीद है ये वाली बात भी समझ आई होगी। तो ठीक, तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए अब पी ए से ये पूरा जीरो हो गया तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए लगाने से अंडरस्टूड बात हो गई कि जैसे ही हमने ए लगाया वेरिएबल की जगह तो द होल पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक, ये वाली बात समझ आ गई होगी। ठीक, ओके, डिग्री हमको पता है, सब हमको पता है। तो एक चीज हम जान लें, एक छोटी सी बात है, डिग्री नंबर ऑफ टर्म और रूट। अच्छा, इसमें हमें 2 चीजें पता है अच्छे से। डिग्री क्या होती है पता है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। नंबर ऑफ टर्म पता है ना, ठीक। रूट्स क्या होता है, रूट कि हम ज्यादातर ये अल्फा इस्तेमाल होगा कि ये इसका रूट है, ये इसका रूट है। देखो, एक जो डेफिनेशन है रूट की, पहले वो सुनो। इस चैप्टर में रूट का क्या मतलब वो बाद में, पहले ये सुनो कि रूट है क्या। रूट हम उससे कहते हैं वो वैल्यू, यानी कोई भी इक्वेशन हो या कोई भी एक्सप्रेशन हो, कोई भी इक्वेशन हो, रूट का आएगा जहां भी इक्वेशन होगी। इक्वेशन क्या होती है, जहां 2 एक्सप्रेशन एक साथ होती है। मैंने बताया था, एक एक्सप्रेशन इधर हो, एक एक्सप्रेशन इधर हो, बीच में अगर इक्वल टू का साइन है तो द होल इज नॉन एज इक्वेशन कहलाएगी। तो देखो, अब रूट है क्या, जनरली सुनो, रूट वेरिएबल की वो वैल्यू है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। रूट क्या कहलाता है, वो वैल्यू वेरिएबल की जो पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। मिसाल के तौर पर देखो, ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है। देखो, इसमें एक एक्सप्रेशन ये रही,
यानी एक एक्सप्रेशन ये रही और एक एक्सप्रेशन ये रही, दो एक्सप्रेशन है, बीच में इक्वल टू का साइन है। अब एक्सप्रेशन क्यों है, देखो कोई भी खाली नंबर लिखा है उसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं, बताया था पहले कांस्टेंट को, और ये तो है ही। अच्छा अब ये बात अलग हो गई कि इसमें इक्वेशंस के अंदर जरूरी नहीं है कि वो दोनों पॉलिनोमियल हो, एक्सप्रेशन जो है वो दोनों पॉलिनोमियल हो, लेकिन यहाँ इत्तेफाक से हैं, देखो इसकी भी वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ भी वेरिएबल की पावर कितनी होगी 0 यानी होल होगी, और 3 के साथ वेरिएबल की पावर 0 यानी होल होगी, तो इसका मतलब ये पूरी, ये भी एक पॉलिनोमियल है, वो भी एक पॉलिनोमियल है जनरली, लेकिन जरूरी नहीं है, कोई भी इक्वेशन में ये जरूरी नहीं कि दोनों पॉलिनोमियल हो। ठीक, अब देखो पहले रूट क्या है, हम रूट पे बात कर रहे थे, रूट है क्या, तो जो वैल्यू, एक एक्सप्रेशन ये रही, एक एक्सप्रेशन ये रही, एक्स की जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब एक्स की वो वैल्यू जो यहाँ लगाए और ये इक्वल टू 11 के आ जाए, तो वो हमारी कहलाएगा रूट इस इक्वेशन का। ठीक है, देखो जैसे 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो 2 टू द 4, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 प्लस 3 11, तो 11 इज इक्वल टू 11, मतलब x की क्या वैल्यू लगाई मैंने 2, तो 2 वो वैल्यू है, 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, 2 इस इक्वेशन का रूट है, मतलब 2 वो वैल्यू है जिसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो जो वैल्यू इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे उसको हम रूट बोलते हैं। ठीक है, अब इस बात को दिमाग में बिठा लो, लेकिन एक बात और बिठा लो, जो इसका रूट होगा, जो इसका रूट होगा, तो अगर मैं उधर सिर्फ 0 छोड़ूं तो वो 0 के बराबर भी लाके दिखाएगा। क्या कहना चाह रहा हूं सुनो, जैसे 2x स्क्वायर था प्लस 3, अब मैंने 11 को इधर ले आया नेगेटिव में, उधर सिर्फ 0 छोड़ दिया, तो अगर इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा, मतलब रूट है, तो x की यहाँ वैल्यू लगाने से वो इसे भी सेटिस्फाई कर जाएगा। देखो 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 3 माइनस 11, तो 8 और प्लस 3 11 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अरे सेम ही चीज है ना, बस वो इधर ले आए, तो 11 इज इक्वल टू 11 था, तो 11 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो रूट 0 के बराबर ले आया, मतलब अब x की वो वैल्यू जिसने इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर दिया, यहाँ भी तो वही काम करा x ने, x की वो वैल्यू यहाँ पे 2 लगाई थी, तभी तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ था, ये ऐसे 2 का स्क्वायर था, तो यहाँ इसने x की वैल्यू ने इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को, यानी इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दिया बढ़िया से, तो वो वैल्यू जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर जाए या किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए वो रूट कहलाएगी। ठीक, लेकिन अगर इक्वल टू उधर 0 है तो उसका एक स्पेशल नाम भी हो जाता है, क्या क्या नाम हो जाएगा, कि वो रूट जो अब हम लोग पॉलिनोमियल में देखेंगे, अभी पॉलिनोमियल में इस पे डिस्कस करेंगे, इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बताने का मकसद क्या था, एक जनरली मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या है, जनरली मैथमेटिकली डेफिनेशन यही है कि वो रूट की वो वैल्यू, रूट क्या कहलाता है, वो वैल्यू जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, दिस इज नॉन एज रूट ऑफ द इक्वेशन। ये वाली बात क्लियर है, रूट क्या होता है। ठीक है, अब देखो पॉलिनोमियल में रूट का क्या काम है, ये कोई पॉलिनोमियल है, ठीक, मान लो ये, अब मैं कहूं इसके कितने रूट होंगे, भाई रूट के लिए इक्वेशन होना जरूरी है, चाहे मैं इक्वल टू 0 लिख दूं क्योंकि सब इधर है, उधर कुछ नहीं है तो इक्वल टू 0 डाल दूंगा। अब क्या होगा, x की वो वैल्यू जो इस पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर ला दे, यानी कि x की वो वैल्यू, ये पॉलिनोमियल है, इसे मैंने 0 के ऊपर रखा क्योंकि उधर कुछ था नहीं, तो अब रूट क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है रूट की, कि x इक्वेशन में, एक्सप्रेशन में वो वैल्यू वेरिएबल की जो उस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे, मैंने इक्वेशन बना दिया इक्वल टू का साइन लगा के, ठीक, तो यानी कि अब सेटिस्फाई कैसे करेगी इस इक्वेशन को, अगर कोई भी वैल्यू, मतलब इधर मैं x की वैल्यू पुट करूं तो वो 0 के बराबर ला दे, ठीक, तो इसका मतलब मान लो मैंने x की वैल्यू a पुट करी, x की वैल्यू a पुट करी और वो इक्वल टू 0 ला दिया, तो इसका मतलब a इज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये क्या है, रूट है इस पॉलिनोमियल का। तो एक बात और बता दें, अगर कोई किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दो मतलब कोई इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, मान लो इज इक्वल टू 6 होता,
अगर कोई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वैल्यू, और 6 को मैं इधर ले जाके इक्वल टू 0 लगा दूं तो तब भी वो सेटिस्फाई करेगा। अभी हमने पीछे देखा था नहीं देखा था, वही x की वैल्यू थी जो इक्वल टू 0 और वही x की वैल्यू थी जो इक्वल टू 11, दोनों जगह काम कर रही थी। क्यों? क्योंकि इक्वेशन सेम थी, बस एक तरफ ले आए, उसमें LHS और RHS दोनों अलग अलग तरफ थे, लेकिन नीचे वाली कंडीशन में हमने क्या करा था, LHS और RHS को एक ही तरफ ले आए थे और इक्वल टू 0 लगा दिया था, तो वहां कंडीशन अलग हो गई थी। लेकिन अब यहाँ क्या है, मतलब अगर x की जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, जब मैं 6 को इधर ले आऊंगा, मतलब LHS और RHS दोनों तरफ है, अब RHS को भी मैं इधर ले आऊंगा तो 0 बचेगा। तो ये नहीं कि जो इसके बाद जो इक्वेशन बनेगी जब 6 इधर आ जाएगा तो 2x² + 3x - 2, तो अगर हम इसमें वही वैल्यू पुट करेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी x की, वो उसे इक्वल टू 0 ला देगी, जबकि 6 इधर आ जाएगा, यानी कि -2 बन जाएगा, 4 - 6 - 2। ठीक, समझ में आ रही बात? लेकिन रूट हमें क्या याद रखना है, रूट वो होती है जो एक एक्सप्रेशन को इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अच्छा, अब जैसे मैंने यही लिखा था 2x² + x + 3 = अब ये एक पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल तो खाली पॉलिनोमियल तो एक्सप्रेशन होती है, इक्वेशन तो होती नहीं है। अब हम कैसे डिफाइन करेंगे रूट को? वहां तो इक्वेशन के मसला चल रहा था ना, क्या चल रहा था रूट में, कि वो वैल्यू वेरिएबल की जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे। यहाँ तो सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, तो हमने क्या करा, इस एक्सप्रेशन के उधर कुछ नहीं है तो इक्वल टू 0 लगा दिया, अब तो बन गई इक्वेशन, यानी कि अब उधर कुछ था नहीं इसलिए 0 लगा दिया। x, अब क्या मतलब हो गया हमारा कि x की वो वैल्यू जिस पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर ला दे, वो हमारा क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। ठीक, और जो इस इक्वेशन को 0 के बराबर ला दे x की वैल्यू, वो अभी एक और अल्फाज क्या ला रहा था, वो क्या कह रहा था, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का वो 0 कहलाएगा, यानी इसकी वैल्यू से वो पूरा 0 बन गया। ठीक, और रूट क्या कहलाएगा, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो x की जो वैल्यू इक्वल टू 0 ला देगी, वही वैल्यू 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाएगी और वही रूट कहलाएगी पॉलिनोमियल के अंदर। ठीक, समझ में आई बात? ओके। अब हाँ, रूट हम ये नहीं कह सकते जो पूरे को 0 बना दे, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि रूट वो होगा जो x की वैल्यू हम यहाँ लगाए वो पूरे को 0 बना दे, क्योंकि अगर इक्वेशन में इक्वल टू अगर 0 के अलावा कोई और नंबर है तो हमें वो नंबर बनाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना, तो हमें वो वाला नंबर बनाना पड़ेगा, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि वो 0 बना दे। लेकिन 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल हम वही कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल में हम x की जो वैल्यू पुट करें और वो उसे पूरे को 0 बना दे, उसको हम 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल कहेंगे। अच्छा, अगर मान लो ये पॉलिनोमियल नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं, अगर ये 0 के बराबर ला देता वैल्यू हमारी, ये 0 के बराबर हमारी वैल्यू ला देता, तो हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं 0 ऑफ अ एक्सप्रेशन, क्योंकि वो एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री क्या हो, होल हो, वही तो पॉलिनोमियल कह जाता है। लेकिन अगर होल डिग्री नहीं होती तो हम क्या कहते हैं, 0 ऑफ एक्सप्रेशन है, मतलब एक्सप्रेशन में वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे वो पूरा 0 हो जाए तो वो 0 ऑफ एक्सप्रेशन कहलाएगा। पॉलिनोमियल में x की वो वैल्यू जिससे वो पूरा 0 हो जाए वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। रूट क्या कहलाएगा, जो उस इक्वेशन एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे जो वैल्यू, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 है, तो यानी कि x की वो वैल्यू जो इस पूरे को सेटिस्फाई कर दे, 0 के बराबर ला दे इस वक्त, तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। ठीक, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, रूट हर जगह काम करेगा, 0 के साथ ही नहीं, रूट हर जगह। अगर 12 है तो 12 के बराबर जो वैल्यू ला दे वो कहलाएगा रूट, समझ में आ रहा है। अगर 14 है तो 14 के बराबर जो ला दे वैल्यू वो हमारा रूट कहलाएगा, क्योंकि उस वक्त उसे 14 के बराबर लाकर ही सेटिस्फाई कर पाएगा, 0 के बराबर नहीं कर पाएगा। अब इक्वल टू इधर 14 होता तो हम बोल सकते थे x की वो वैल्यू जैसे इक्वल टू 14 ला दे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा इसका। ठीक, समझ में आ रही बात। अच्छा, 2x² प्लस, अगर ऐसे ही लिखा रहता इक्वल टू 14 इधर लिख देता मिसाल के तौर पर, ये समझ में आया ना, पहले ये वाली बात समझ आई ना, रूट और 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये सब भी बात ठीक। अच्छा, अब मैं एक चीज और बता दूं कि अगर जैसे ये लिखा है 2x² प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 14, अब x की जो वैल्यू इसे सेटिस्फाई कर देगी वो क्या कहलाएगी, रूट कहलाएगी। तो हम इसे 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल या 0 ऑफ अ एक्सप्रेशन नहीं बोल सकते। 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल जब पॉलिनोमियल हो, एक्सप्रेशन यानी जब एक्सप्रेशन हो कोई और पॉलिनोमियल के अलावा। तो 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल अगर है, देखो 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल जो पॉलिनोमियल है वो भी एक एक्सप्रेशन है, लेकिन अब
वो वैल्यू एक्सप्रेशन की जिसकी सब पावर होल हो तो उसे हमने स्पेशल नाम दे दिया है पॉलिनोमियल, तो इसलिए हम वहाँ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल यूज करेंगे, अदरवाइज जीरो ऑफ अ एक्सप्रेशन यूज कर लेंगे जब पावर हमारी होल ना हो, नेगेटिव हो या फ्रैक्शन कुछ भी हो, अदरवाइज तो हम क्या यूज करेंगे जीरो ऑफ एक्सप्रेशन। और सारी अगर हमारी पॉलिनोमियल की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो हम उसे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल यूज करेंगे। तो हमने x की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी रूट बोल दिया, तो क्या हम उस वैल्यू को जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बोल सकते हैं? देखो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल अगर हम ये कहते हैं कि उसने x की वो वैल्यू, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है कि इस एक्सप्रेशन में या इस पॉलिनोमियल में जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ एक्सप्रेशन क्या होगा, इस पॉलिनोमियल में या इस एक्सप्रेशन में x की वो वैल्यू लगाओ जो इक्वल टू जीरो ला दे। तो क्या इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू लगाकर जो जीरो ला देगी, ऐसा हो सकता है? कोई और वैल्यू हो सकती है, मतलब इक्वल टू 40 नहीं इक्वल टू जीरो ला दे तो वो कहलाएगी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, लेकिन जो इसे सेटिस्फाई करते वो रूट कहलाएगी। अच्छा अगर ये ऐसे लिखा होता 2x² प्लस x प्लस 3 और इधर लाते -14 तो अब इक्वल टू जीरो हो गया ना, तो 14 में से 3 गया, 2x² प्लस x प्लस 14 में से 3 गया, कितना बचा, 14 13 12 11 माइनस का 11 इज इक्वल टू जीरो। अब हम कह सकते हैं इस इक्वेशन, यहां पर नहीं कह सकते कि जो रूट होगा वही जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा, यहां हम कह सकते हैं क्यों, क्योंकि देखो रूट क्या होगा, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वो बात सेम, वो बात अलग है आपकी कि जो वैल्यू ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी वही वैल्यू इसे सेटिस्फाई कर देगी, क्योंकि ये है तो यही इक्वेशन, बस LHS को RHS को LHS में ले आए, ठीक। लेकिन लिखने की बात ये है कि अगर इसमें जो x की वैल्यू जो इसे सेटिस्फाई कर देगी वो तो रूट कहलाएगी, और इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई कराया ना, इसलिए हम कह सकते हैं जो ये रूट होगा वही ये जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हो सकता है या जीरो ऑफ अ एक्सप्रेशन हो सकता है। यहां नहीं कह सकते थे, यहां क्योंकि इक्वल टू 14 था, जीरो नहीं, ठीक। अब वो बात अलग है कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में दोनों में x की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि देखो है तो वही चीज, बस RHS को LHS में ले आए और कोई काम नहीं करा है। वे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे घर में 5 रोटी बनती है और तुम्हारा एक भाई बाहर रहता है, उसकी 2 रोटी बनती है, ठीक। अब वो जब तुम्हारे घर में ही आ गया तो इसको कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, तुम्हारे घर में ही 7 रोटी बन जाएंगी, तो अब वो तुम्हारे घर में आ गया तो तुम्हारे घर में ही 7 रोटी बन गई, इक्वल टू रोटी खत्म। समझ में आया ना? समझ में आया। अब जैसे तुम्हारी रोटी बनती थी, ठीक, रोटी तुम्हारे घर में बनी, अब तुम्हारे भाई की जो 2-3 रोजाना 2 बच रही थी, 2 बच रही थी, अब वो भाई भी घर में आ गया, समझे नहीं? अगर तुम्हारे घर में 14 रोटी बन रही थी, मान लो 14 रोटी बन रही थी, उसमें 2 तुम्हारे भाई की थी, अब तुम्हारा भाई है नहीं घर में तो उसकी 2 रोटी तो बच रही है, मान लो इधर इक्वल टू उधर कुछ ना कुछ बच रही है। अब वो भी घर में आ गया, वो भी जब घर में आ गया तो उधर कितनी रोटी बचेंगी? एक भी नहीं बचेगी, तो सेम बात रही ना, रही तो एक ही चीज, मतलब रोटी रोटी ही तो ही रही। इसी तरह जो वैल्यू लगाने से ये सेटिस्फाई होगा वही वैल्यू लगाने से ये सेटिस्फाई होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग नहीं है, सेम है, बस RHS LHS में आ गया इक्वल टू जीरो, ये वाली बात अलग है। लेकिन जो मेन बात जो बताना चाह रहे हैं वो क्या है कि जो इसका रूट होगा, जो इस इक्वेशंस का रूट होगा वो जीरो नहीं कहलाएगा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा। वजह क्योंकि इक्वल टू 14 है। अब इसी को मैंने ऐसे लिख दिया कि इक्वल टू जीरो हो जाए, ठीक। अब ये वैल्यू जो रूट थी वो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ एक्सप्रेशन कहला देगी, क्योंकि वो इक्वल टू जीरो ला रहा है। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी, ठीक है। चलो अब ये यहाँ पे क्या बात बता रहे थे वो सुनो। किसी की डिग्री n है तो उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म n+1 होंगे, उसके रूट n होंगे। समझ में आई बात? नहीं आई बस। अगर मान लो किसी की डिग्री 3 है, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो उसके अंदर टर्म कितने होंगे? 4 होंगे, और उसके अंदर रूट कितने होंगे? 3 होंगे। यानी कि मान लो एक जनरल फॉर्म लिखें ax³ प्लस bx², ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख दे रहे हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक। इस तरीके से मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया। अब ये एक पॉलिनोमियल लिख दिया, इसकी डिग्री कितनी है? 3। तो इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? 1 2 3 4, 4 टर्म में, और इसके अंदर क्यूब यानी रूट कितने होंगे? मतलब इस वक्त इस कंडीशन में रूट क्या कहला रहा है कि सिर्फ एक पॉलिनोमियल है, तो इक्वल टू इधर 0 है, तो जो वैल्यू इसे इक्वल टू 0 ला दे वो इस वक्त रूट कहलाएगा यहाँ पे, खाली अगर एक्सप्रेशन लिखिए तो, है ना। तो अब हम इसके रूट यानी 3 वैल्यू होंगी जो इसे 0 के बराबर ला देंगी, क्योंकि अगर खाली एक्सप्रेशन है तो इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल टू 0 लगा लेते हैं।
तो अब सेटिस्फाई कराने के लिए 0 के बराबर लाना होगा, तो रूट क्या कहलाएंगे वो, यानी 3 ऐसी वैल्यू होंगी जो इस इक्वेशन को 0 के बराबर ला सकती है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, कहीं अगर ऐसे लिख दिया है, अगर आप घबराने की बात नहीं है, अगर कहीं ये लिख दिया मान लो जैसे 4x² + 2, अब आप ये कहो कि इसमें तो 2 ही टर्म है, लेकिन अगर डिग्री 2 है तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म 2 + 1 3 होनी चाहिए, यहाँ 2 है। तो एक बात बता दो कि होंगे 3 ही टर्म, हो सकता है लिखे हो या ना लिखे हो। मतलब कैसे, देखो 4x², अब जरा पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म याद करो, पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म याद करो कि अगर जैसे क्या था an xn, फिर एक एक कम होता जाता था an - 1 xn - 1, ऐसे कहां तक जाता था a1 x1 और फिर a0 x0 तो 1 होता है, ये जाता था ऐसे। तो देखो अगर 2 है तो मतलब x की पावर 2 के साथ वाला कोफिशिएंट a2 कहलाएगा, यानी 4 है यहाँ पे। अब अगला एक कम यानी 2 - 1, तो 2 - 1 1 ही होगा, तो यानी कि अगले वाला जो नंबर होगा यहाँ पे वो क्या होगा, x की पावर 1 वाला नंबर होगा। अब a1 भी लगाना जरूरी है क्योंकि हर किसी के साथ उसके साथ वाला कोफिशिएंट, अब वो नंबर है नहीं लेकिन अब हमें लिखना भी है, तो मैंने क्या करूँ, मैं अगर 0 लगा दूँ यहाँ पे a1 तो कोई दिक्कत तो है नहीं, लगा दिया, प्लस अब उसके बाद एक कम 1 - 1 यानी 0, तो x की पावर 0, अब उसके साथ वाला कोफिशिएंट a0 कहलाएगा, तो क्या है 2 है यानी कांस्टेंट, तो ये बन गया 3 टर्म 1 2 3। तो ए अगर कोई 2 लिखी भी है तो उसके अंदर हो सकता है 2 लिखी हो, लेकिन होंगे 3 ही टर्म, हो गई 3 टर्म। समझ में आई बात? ठीक। तो जितने नंबर ऑफ टर्म हो, जितनी डिग्री होगी उससे एक ज्यादा उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म मौजूद होंगे और उसके जितनी डिग्री होगी उतने ही रूट होंगे। मतलब खाली एक्सप्रेशन लिखिए तो इक्वल टू 0 होगा, खाली एक्सप्रेशन लिखिए तो इक्वल टू 0 होगा। तो रूट यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि जो उस एक्सप्रेशन को, जो उस इक्वेशंस को वो वैल्यू जो 0 के बराबर ला दे, क्योंकि खाली एक्सप्रेशन है तो इक्वल टू 0 है, तो हम इसलिए कह रहे हैं 0 के बराबर ला दे, तो वो क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। तो 3 रूट कहलाएंगे, या हम ये कहें कि उसके 3 जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होंगे, यानी 3 ऐसी वैल्यू होंगी जो उसे पूरे को 0 बना दें। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ओके ठीक। खाली एक्सप्रेशन में जो 0 के बराबर ला दे वो रूट कहलाता है, और इक्वेशन अगर लिखी है खाली, भाई देखो खाली एक्सप्रेशन लिखी है तो अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना है ना, रूट या 0 कुछ नहीं करना, तो मैंने इक्वल टू 0 लगा दिया। तो अगर एक्सप्रेशन है तो हम कह सकते हैं जो 0 ला दे वो वैल्यू रूट कहलाती है, ठीक। और अगर इक्वेशंस लिखी है कोई बढ़िया सी, तो वो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वो रूट कहलाएगा। देखो यहाँ बात चेंज नहीं हुई, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वही रूट कहला रहा है, क्योंकि 0 के बराबर ला रहा है, सेटिस्फाई तो कर रहा है ना। लेकिन एक्सप्रेशन खाली तो हमने इक्वल टू 0 ले लिया, तो अब हमने एक अच्छे से कह दिया कि 0 के बराबर जो ला दे। अब यहाँ क्या कहेंगे कि एक्सप्रेशन जो 4 के बराबर ला दे वो रूट कहलाएगा, यहाँ 0 के बराबर जो ला दे वो रूट कहलाएगा। और एक्सप्रेशन में इक्वल टू के उधर तो कुछ होता ही नहीं है, इसलिए हम वहाँ 0 ले लेते हैं, तो इसलिए वहाँ कहते हैं कि 0 के बराबर जो ला दे वो रूट कहलाता है। समझ में आया? लेकिन रूट का असली डेफिनेशन क्या है, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, यहाँ भी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, यहाँ भी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वो हमारा रूट कहलाएगा। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आया, 3 डिग्री तो 3 ऐसी वैल्यू होंगी और n + 1 टर्म होंगी 4, ठीक है, ओके, ये वाली बात क्लियर है। अच्छा, तो अब जैसे कि ये मानेंगे हम, एक एग्जांपल ले लेते हैं, x² + 2x प्लस क्या माने +1, एक ये पॉलिनोमियल है मान लिया, इसकी डिग्री 2, 3 टर्म में लिख दिए। अगर नहीं लिखी होती तो लिख लेते, नहीं हो लिखी होती तो लिख लेते, इस वाली को 0x0 लिख लेते, लेकिन हमने लिखी मिली है। अब इसका मतलब इसके अंदर 2 रूट होंगे, तो 2 रूट होंगे। तो एक बात बता दें, अगर कोई सिंगल है, मान लीजिए पहले हम शुरुआत से चलते हैं, अगर किसी की डिग्री 1 है, इस पॉलिनोमियल में डिग्री 1 है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म 2 होने चाहिए, 1 2 2 है, सही जाहिर सी बात, ठीक है। 2 हमारे टर्म मौजूद है। अब 2 हमारे टर्म मौजूद है, इसके अंदर डिग्री इसकी 2 है, डिग्री सॉरी इसकी 1 है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ रूट कितने होंगे, यानी जो इसे 0 के बराबर ला दे, अगर एक्सप्रेशन है खाली तो आप कहेंगे
डिग्री अगर 1 है तो 1 ही होगा। तो देखो 1 कैसे होगा, यानी जो 0 के बराबर ला दे तो x की वैल्यू -1, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकती, यानी -1 वो वैल्यू है जो इसे 0 के बराबर ला देगी, यानी -1 वो वैल्यू है जो इसका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रही है, यानी कि रूट भी है। तो हम कह देंगे कि -1 इज अ रूट। समझ में आया? ओके। तो रूट अगर एक्सप्रेशन में हम ये भी बोल सकते हैं, खाली एक्सप्रेशन लिखिए तो रूट वो होती है क्योंकि इक्वल टू द कुछ नहीं होता 0, तो 0 के बराबर जो लाते वो रूट होता है एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में जो सेटिस्फाई करता है। ठीक, समझ में आया? और जो एक्सप्रेशन को जब हम इक्वल टू 0 लगा देंगे तो इक्वेशन बना देंगे, तो फिर वही वाली बात हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक, समझ में आ रही बात? ओके। तो अब -1 क्या वैल्यू थी जो इस पूरे को 0 बना दे रही थी, तो एक ही वैल्यू होगी। ओके। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब अब इसमें 2 वैल्यू होंगी जो इस पूरे को क्या बना दें। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 वैल्यू ऐसी होंगी जो इस पूरे को 0 के बराबर ला दे, यानी 2 इसके रूट होंगे, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है तो हम बोल सकते हैं कि एक्सप्रेशन को क्या बोल सकते हैं, जो एक्सप्रेशन को 0 के बराबर ला दे वो हम रूट कहलाएगा। क्वेश्चन में क्या होगा, जो सेटिस्फाई कर जाए। और जब हम इक्वल टू 0 ला देने वाली बात कहेंगे तो ये एक इक्वेशन बन गई, तो अब सेटिस्फाई करने के लिए जाहिर सी बात है 0 के बराबर लाना पड़ेगा। तो हमारी रूट की डेफिनेशन में कोई बदलाव आया नहीं। अब देखो पहले कैसे, तो अगर कोई क्वाड्रेटिक है तो उसके लिए हमने एक मेथड जाना था, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। याद है ना, बचपन में पढ़ा था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, उससे हम इसे सॉल्व करेंगे अभी। 10th में इसके बहुत अच्छे मेथड हैं। अब देखो कैसे, क्या होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, बीच वाले नंबर को ऐसे ब्रेक करो, बीच वाले नंबर को ब्रेक करना है कैसे कि इसका सम या माइनस, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके 2x ही आए, लेकिन मल्टीप्लाई करके इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आए। समझ में आई बात? यानी ऐसे ब्रेक करना है कि एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके वही नंबर रहे और मल्टीप्लाई कर कर जो बचे हुए 2 नंबर है उनके प्रोडक्ट के बराबर आए। तो ये वो इसे ब्रेक करना है। एक्स स्क्वायर, मैंने इसे तोड़ा x प्लस एक्स में, तोड़ दिया। देखो x प्लस एक्स 2x, x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, होगा नहीं होगा, यानी 1 इंटू एक्स। अगर आप ज्यादा बुरा लग रहा है तो 1x लिख लो, 1x प्लस 1x 2x, अब 1x इंटू 1x यानी 1x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इन दोनों के जब मल्टीप्लाई करना है तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ रहा है, और इन्हें प्लस या माइनस करना है तो ये नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है, +1 ब्रेक कर लिया। उसके बाद 2 का पेयर बना लो। तो अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें से x कॉमन होगा तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1। ऐसे इसमें से अगर मैंने 1 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1। अंदर क्या बचा, x प्लस 1 बचा। तो देखो 2 मेरे पास नंबर आए, एक तो ये जो कॉमन वाला नंबर है, कॉमन वाला जो कॉमन है वो तो एक बार लिखेंगे, और जो एक नंबर ये है इसे अलग लिखेंगे x प्लस 1। ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल बन गया, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल बन गया, मतलब डिग्री 1 है तो डिग्री 1 है। अब इसका अलग निकाल ले रूट, इसका अलग रूट निकालेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। ऐसे इसका जब निकालेंगे तो इसका भी x इज इक्वल टू -1 आएगा। तो एक बात याद रखना, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 ही आंसर होंगे, यानी 2 ही ऐसी वैल्यू होंगी जो उस पूरे को 0 के बराबर ला दे। समझ में आ रहा है? 2 ही ऐसी वैल्यू होंगी जो उस पूरे को 0 के बराबर लाने, चाहे वो वैल्यू सेम हो। अगर ऐसा कहीं हो रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ अलग अलग आता, x प्लस 1 है, एक कुछ देर को मान लो ये 2 होता, तो हम क्या लेते, एक बार x प्लस 1 लेते जो कॉमन है, फिर एक बार x प्लस 2 लेते, फिर x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखते, तो एक बार x मुझे मिलता -2 और एक बार मुझे x मिलता -1, इससे +1 इक्वल टू 0 रखते हैं। तो यानी -1 और -2 वो वैल्यू होती जिससे ये पूरे को 0 के बराबर ला देगा। लेकिन हमारे जो आंसर आए वो दोनों तरफ सेम आए, तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू सेम है। तो ये घबराने की बात नहीं है, वैल्यू सेम आ गई, लेकिन आएंगी 2 बार ही। समझ में आया? वैल्यू सेम भी हो सकती है, वैल्यू अलग अलग भी हो सकती हैं। अच्छा, सेम कहाँ होंगी, अलग अलग कहाँ होंगी, 10th में आप पढ़ लेंगे, जहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेंट पढ़ाया जाता है, b² - 4ac, वो अभी सिलेबस में नहीं है। तो वहां आपको पता लग जाएगा कि कहाँ दोनों की वैल्यू सेम आ सकती है। कहीं ऐसा होगा कि आएगी भी नहीं,
वो क्वाड्रेटिक का मसला है आगे जाके। लेकिन अभी हमें जो जनरली क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसमें दो अलग अलग वैल्यू मिलेंगी या सेम वैल्यू मिलेंगी, लेकिन हमें याद यही रखना है कि स्क्वायर है तो दो रूट होंगे तो दो बार ही लिखना है, अलग अलग है तो बात ही खत्म, एक दो, सेम है तब भी एक दो यानी दो बार ही गिनना है। उम्मीद इसलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया कि ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक, समझ में आई बात? ओके, कि एक्स स्क्वायर प्लस 1x कैसे करके सॉल्व करते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। अच्छा, ये तो था, क्या था ये हमारा था कौन सा क्वाड्रेटिक को हमने कैसे इसके रूट निकाले। अगर मान लो कोई क्यूबिक होता, अब मान लो ये एक एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। अब देखो, अब इसके कैसे रूट निकालेंगे, इसके जीरो यानी 3 होनी चाहिए भाई। अब इसके हमारे आंसर 3 होनी चाहिए, 3 ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो इसे जीरो के बराबर ला दे। ठीक है, अब देखो कैसे, वह वाली बात तो क्लियर है ना, दो सेम भी हो सकते हैं, दो अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे जो सिलेबस में मिलेंगे जल्दी पूछेगा तो, लेकिन याद ये रखना है स्क्वायर है, डिग्री 2 है तो दो ही रूट होंगे। अब क्यूब है 3 होंगे। तो पहला तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालते हैं। क्या हिट एंड ट्रायल, कोई भी वैल्यू लगाओ एक्स की, यानी शुरुआत करेंगे 1 से। 1 से हमने शुरुआत करी, 1 लगाया इसमें, 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 माइनस 5। क्या ये जीरो के बराबर आ रहा है? देखो 1, यानी क्योंकि हमें रूट पता करने हैं, किसी एक्सप्रेशन के रूट पता करने हैं, मतलब उसके इक्वल टू जीरो आना चाहिए। रूट का मतलब क्या है एक्सप्रेशन में, कि उसकी जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर आ जाए एक्सप्रेशन के अंदर, इक्वेशन के अंदर नहीं कह रहा हूं। अब जैसे मैंने इक्वेशन बना दी तो अब मैं इक्वेशन वाली भी बात कर सकता हूँ कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो रूट कहलाएगा। अब खाली एक्सप्रेशन लिखी थी तो इक्वल टू तो उधर कुछ नहीं था, इसलिए मैंने जीरो लिख दिया। तो इसका मतलब रूट क्या हो गया, वो वैल्यू हो गई एक्सप्रेशन की जो उसे जीरो के बराबर ला दे। तो अब देखो क्या ये जीरो के बराबर ला रहा है? 1 देखो 1 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 5, तो 2 2 4 प्लस 5 माइनस 5, यस जीरो के बराबर ला रहा है। इसका मतलब 1 क्या है? 1 क्या है? 1 वो नंबर है जो इसे जीरो के बराबर ला दे रहा है। 1 क्या है? जो इसे जीरो के बराबर लेके आ रहा है नंबर हमारा, यानी 1 वो नंबर है जो इसने इसे जीरो के बराबर ले आया। तो 1 इज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दिया, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। या अगर एक्सप्रेशन के बिहेव से देखें तो इस एक्सप्रेशन को जीरो के बराबर ला दिया, तो 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल भी है, रूट भी है। ठीक है, 1 आ गया हमारा एक आंसर। अगर मान लो 1 से नहीं होता फिर हम -1 चेक करते, -1 से नहीं होता फिर हम 2 चेक करते, फिर 2 से नहीं होता -2 चेक करते, फिर 3 चेक करते, फिर -3। जनरली 3 -3 तक हमारा आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाली बात समझ आ गई, एक निकाल लिया। तो अब एक जब रूट निकाल लिया, एक इसका रूट निकाल लिया, तो सुनो एक हमने रूट निकाल लिया, तो x के साथ अपोजिट साइन यानी -1, अगर पॉजिटिव 1 से आया तो x -1। तो अब हम x -1 से उस इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे। यार क्या थी इक्वेशन? x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस क्या था माइनस, ये इक्वेशन दी था x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। ठीक है, अच्छा अब देखो यानी कि अगर इक्वेशन ये है हमारी x³ x माइनस 1 x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, फटाफट देखो इसे क्या करोगे जल्दी। तो अगर जैसे 1 लगाने से हमारा 0 आया था, तो x के साथ अपोजिट साइन ले लिया -1। ठीक है, x के साथ अपोजिट साइन ले लिया -1। अब उससे हम इसे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे कैसे भाई? लॉन्ग डिवीजन मेथड नाम सुना है? लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है सुनो। लॉन्ग डिवीजन मेथड एक मेथड है, उससे डिवाइड कैसे करते हैं वो सुन लो।
हम कुछ नहीं देखते, सब गए, इधर का भी सब गए। पहला नंबर देखो, पहला तो x में कितने का मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब हो जाए? पहला देखो, इसका x इसका x क्यूब, तो x में आप कहोगे x स्क्वायर का, ठीक है, तो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अब मल्टीप्लाई x स्क्वायर का किया तो सबसे करेंगे, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या करते हैं, फिर साइन चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस, ठीक, ये कट जाएगा। अब ये क्या बचेगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह प्लस का हो गया ये, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। अब क्या करेंगे, अब फिर वही काम, सबको छोड़ो, पहला देखो, पहला अब x में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 3x स्क्वायर बन जाए, 3x का, तभी तो 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर बन जाएगा। तो अब 3x का पूरे से कर दो, तो x 3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर -1 से हम 3x को करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा। लेकिन जो जिसका वेरिएबल है उसके नीचे ही लिखेंगे, ठीक है, x स्क्वायर को ये नहीं, यहाँ लिख दो, x स्क्वायर को x स्क्वायर के नीचे, ठीक है, -3x लिख दिया, फिर साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस, ये खत्म, ये क्या हो जाएगा 5x माइनस 5, ठीक। अब देखो फिर पहला नंबर देखेंगे, x की क्या वैल्यू लगाए कि 5x हो जाए, 5 तो प्लस 5, तो 5 लगाया 5x, फिर -5, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये भी कट गया, माइनस प्लस ये भी कट गया, रिमाइंडर 0 आया, ठीक। तो एक जो हमारा आ गया था उसका -1 से करा, तो ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड करने का तरीका। जो नीचे बचेगा वो रिमाइंडर, अब 0 बचा, तो अब क्या करेंगे, हम इसे उठाएंगे, क्वाड्रेटिक उठाई, और जैसे अभी बताई थी क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं वैसे कर लेंगे क्वाड्रेटिक को सॉल्व। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से भी 2 आंसर मिलेंगे, ठीक है। अब 2 आंसर मिलेंगे, निकाल लेते हैं, चलो देख लेते हैं 2 आंसर कैसे मिलेंगे। ज्यादातर हमसे 3 तक ही पूछेगा, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। अब देखो इसे ऐसे तोड़ेंगे कि प्लस करके मल्टीप्लाई करके 5x स्क्वायर आए और प्लस करके 3x आए। देखो क्या करेंगे, हम ये करेंगे x स्क्वायर लिखा, देखो अब अगर मैंने ये लिख दिया मल्टीप्लाई करके 5 आना चाहिए, और अगर मैं यहाँ पे 3x को कैसे ब्रेक करूं कि प्लस या माइनस करके तो 3x ही आए मेरा, और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 5x स्क्वायर आना चाहिए। कैसे आएगा था, फटाफट सोचो जल्दी, ठीक। अब इससे हम कैसे कर लेंगे, इससे हम लोग जैसे अभी हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म दिखाया था उस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक वालों को, और उसके बाद लीनियर बन जाएगा क्वाड्रेटिक, और लीनियर को अलग अलग करके निकल जाएंगे। तो हमें क्या मिला था, एक 1 मिल गया था रूट, यानी 1 लगाने से 0 आ रहा था, और फिर एक यहाँ से 2 यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक। तो यानी कि 3 हमारे रूट हो जाएंगे। उम्मीद ही समझ आया होगा, स्प्लिटिंग कैसे करा था वो मैंने बता दिया, वैसे ही हमें इसे करना होगा, ठीक। समझ में आई बात, ओके। ये एकदम से क्वेश्चन ले लिया तो इसलिए हो सकता है कि वैल्यू सेम ना, वैल्यू आए ना कोई, क्योंकि क्वाड्रेटिक की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है उसके डी पर, वो 10th में कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका यही रहेगा जो मैंने बताया है, ठीक है। समझ में आया क्वाड्रेटिक कैसे निकालेंगे, ओके, ठीक। क्यूबिक तक ज़्यादा जनरली हमारे सिलेबस में पूछेगा कि क्यूबिक की वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्यूबिक तक की वैल्यू कैसे निकालें। तो ये तो थी हमारी सारी वैल्यू, किस तरीके से हम किसकी कैसे वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, जो एक मेथड था लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। मान लीजिए अगर कोई बड़ी क्वेश्चन आ जाए, लेकिन एक बात याद रखना कि लॉन्ग डिवीजन में अगर 1 लगाने से 0 आया था तो x के साथ अपोजिट साइन से ही हमें डिवाइड करना है। अगर -1 लगाने से आया तो x + 1 से हम उसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर मान लो 2 लगाने से वो 0 आया, 1 निकाल दिया, तो फिर हम x - 2 लगाएंगे, और -2 लगाने से आया तो एक बार x + 2 लगा के हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड का तरीका था। अच्छा, इसकी एक ट्रिक है, यानी कि फैक्टराइज करने की, इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन बोलते हैं। फैक्टराइजेशन क्या होता है कि उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेना, सबसे लीनियर फॉर्म में, यानी ऐसा मानो सबसे ऐसे ब्रेक करते जाना उसे लीनियर बना देता। जैसे क्वाड्रेटिक को हम नीचे लाके x - 2 और x - 2 ऐसा बना ले रहे थे, तो बिल्कुल लीनियर, यानी जिसकी डिग्री 1 हो वैसे फॉर्म में ला देना, इसे फैक्टराइजेशन बोलते हैं, सबसे लोएस्ट में ला देना, ठीक है। अब देखो फैक्टराइज करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, डिवाइड करने की, वो मैं बताता हूँ। मान लो कहीं ये है x - 1, इससे तुम्हें डिवाइड करवाया जाए, क्या डिवाइड करवाया जाए, मान लो 3x³
3x³ प्लस 4x², ठीक, और प्लस क्या मानेंगे -5t, और उसके बाद -2। तो अच्छा, पहला तो हमने हिट एंड ट्रायल से निकाल लिया, मान लो 1 निकाला। पहला जब मैंने हिट एंड ट्रायल से निकाला कि 1 लगाने से ये पूरा 0 हो रहा है, ओ सॉरी x ले लो, यानी 1 लगाने से पूरा 0 हो रहा है, तो हिट एंड ट्रायल से पहला निकाल लिया। तो उसके बाद मैंने क्या बताया था, डिवाइड करते टाइम क्या करेंगे, x के साथ अपोजिट साइन -1 से डिवाइड करेंगे। तो अब उसे हमें इस तरीके से छुपा छुपू के ऐसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक, हाँ लेकिन वो आना चाहिए, एग्जाम में आ जाता है बाय लॉन्ग डिवीजन, तो तरीका आना चाहिए। लेकिन कोई एग्जाम में नहीं है तो हम वहां पे ये तरीका यूज कर सकते हैं। क्या सुनो, क्या करेंगे, हम पूरी इक्वेशंस नहीं लिखेंगे, सिर्फ सबके नंबर लिखेंगे, x³ नहीं लिखेंगे, x² नहीं लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे, खाली नंबर लिखेंगे। यानी 3 + 4 -5 -2, ठीक है, हमने ये नंबर लिख दिए, ठीक है। 3 + 4 -5 यहां भी सब नंबर नहीं लिखेंगे, x -1, यानी कि जो इस वैल्यू से लगाने से वो पूरा 0 हुआ था, सिर्फ वही नंबर लिखा जाएगा 1, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, इस नंबर को ऐसे ही उतारेंगे डायरेक्ट, फिर उतार लिया, फिर 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। एक एक स्टेप ध्यान से सुनना, पहले नंबर ऐसे ही उतार लिया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या करा, 1 का इससे मल्टीप्लाई, अगर ये 2 होता 2 का करते, तो 1 3 जा 3। अब इस नंबर को हम इसके नीचे उतारेंगे, थर्ड स्टेप यहाँ पे। अगर 2 होता तो 2 3 जा 6, तो 6 उतारते, अब 6 3 उतार लिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखेंगे, 4 और 3 7, ठीक। ये हमने 4 स्टेप करा, चौथा स्टेप। फिर वही काम करेंगे, 1 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे मान लो 2 होता तो 2 से करते, तो 1 7 जा 7, तो फिर 7 को हम यहाँ उतारते, फिफ्थ स्टेप पे यहाँ पे उतारा 7 को। अब देखो, फिर इन दोनों का प्लस करेंगे, तो -5 + 7 2 बचेगा। अब फिर 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जो नंबर होता है उसका, तो 1 2 = 2, फिर 2 को हम यहाँ उतारेंगे, तो -2 और +2 0 हो जाएगा, ठीक। समझ में आया, क्या नंबर मिले मुझे मेन, ये तो स्टेप है 5 थर्ड, एक 3 एक 7 और एक 2। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबरों को लिखेंगे 3 7 और 2, और ऐसे लिखेंगे 3x² + 7x + 2। अगर यहाँ माइनस का साइन मिलता है बीच में तो हम ऐसे, तो इससे जब डिवाइड करा तो बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3x² + 7x, यानी यहाँ जो नंबर आना था वो ये आएगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, समझ में आई, शॉर्ट ट्रिक नहीं आई। पहला नंबर ऐसे डायरेक्ट उतार लोगे, फिर दूसरे में इसका मल्टीप्लाई करके तीसरे के नीचे, यानी पहला तो ऐसे उतार दिया, फिर दूसरा उतारने के लिए इसका मल्टीप्लाई करके अगले वाले के नीचे लिख के इसे प्लस करके नंबर लिख देंगे। जब इसके नीचे नंबर लिख देंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करके अगले वाले के नीचे, फिर उन दोनों को प्लस करके नंबर लिख देंगे, फिर उसका मल्टीप्लाई करके अगले वाले के नीचे 0 आ जाएगा। समझ में आया, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों आया 0? क्योंकि 1 हमने मान लिया था कि 1 निकाला था हिट एंड ट्रायल से, पहला तो हिट एंड ट्रायल से निकाल लिया। तो ये फैक्टराइजेशन करने की हम कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक है, कुछ नहीं है। पहला नंबर डायरेक्ट उतारना है, दूसरा उतारने के लिए जो इसका डिवाइजर है उसका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके अगले वाले के नीचे, फिर प्लस करके जो नंबर आए फिर उसमें डिवाइजर का मल्टीप्लाई करके अगले वाले के नीचे, फिर ये स्टेप में दोहराते जाना है जब तक हमारा लास्ट वाले तक न पहुंच जाए। समझ में आया? तो यहाँ 0 आया। मिसाल के तौर पर कोई और नंबर आता तो वो इसका रिमाइंडर होता, जनरली देखें तो उसका रिमाइंडर होता। तो ये हम रिमाइंडर वाली बात अभी नहीं कर रहे, रिमाइंडर थ्योरम में करेंगे। लेकिन अभी बस हमें ये समझना है कि इसका ये 0 आ गया। समझ में आया क्यों 0 आया? क्योंकि ये 1 इसका फैक्टर था, इस जो हमने इक्वेशन की थी। तो ये इस तरीके से हमने एक आसानी से बना दी है। अब इसे तो हम स्प्लिटिंग मेथड से कर ही सकते हैं। क्या बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि दोनों के बराबर आए तो हम तोड़ लेंगे। तो ये सारी चीजें हमें देख लेना है। ठीक है, समझ आई कैसे करना है, क्या करना है? ओके, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक थी, मैंने बता दी चलते चलते लॉन्ग डिवीजन के साथ ही। अच्छा, अब हमारी जो बची, हाँ भाई, अब हम लोग देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। ठीक है, थ्योरम्स बची है हमारी। तो देखो रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? सुनो, रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, लेकिन कोई मान लो एक पॉलिनोमियल है px जिसकी डिग्री 1 हो या 1 से बड़ी हो, 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। कोई पॉलिनोमियल है
उसे हम किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, मान लो कि x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब हम x माइनस ए से अगर डिवाइड कर रहे हैं और इसमें पी ए रखेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो रिमाइंडर होगा। नहीं भाई इस बात समझ में, देखो क्या कह रही है कि अगर मान लो कोई एक पॉलिनोमियल है कि ये है 2x² प्लस एक्स प्लस 3, इसमें अगर मैंने x माइनस ए से डिवाइड किया तो कैसे करेंगे, वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम डिवाइड करेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके रिमाइंडर पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमें रिमाइंडर थ्योरम पता है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो हम वहां पे x की जगह इस पॉलिनोमियल में a लगा दें, मतलब x माइनस ए को इक्वल टू 0 रख के जो x की वैल्यू आएगी पॉजिटिव a, तो उसे हम यहाँ पे लगा दें, यानी पी ए लगा दें। तो 2a² प्लस a प्लस 3, तो जो आंसर हमें मिलेगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। बात समझ आई? रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रही है? रिमाइंडर थ्योरम ये कह रही है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है वो किसी और पॉलिनोमियल से डिवाइड हो रहा है तो जिससे वो डिवाइड हो रहा है उसे इक्वल टू 0 रख के वहां से x की वैल्यू निकालो और जिसे डिवाइड करना है उसमें पुट कर दो, और जो फिर हमें आंसर मिलेगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। अच्छा, डिग्री 1 क्यों ली है? 1 से छोटी क्यों नहीं ले सकते वो और सुन लो। यहाँ पे 1 से छोटी इसलिए नहीं ले सकते, रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैंने ये कहा कि 9 को 2 से डिवाइड करना है तो 2 4 8, 9 में से 8 क्या 1, रिमाइंडर 1 हुआ। अब आप कहो नहीं रिमाइंडर 1 नहीं, आप पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, फिर 5 या 10 करो, 0, आपको रिमाइंडर 0 है, तो क्या रिमाइंडर 0 होगा? लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं होगा, ये हमने पॉइंट तक सॉल्व कर लिया। पॉइंट से पहले तक जब हमने सॉल्व करा तो जो हमारा आंसर है वही तो रिमाइंडर है। हाँ, ये पूछ लिया जाए कि इसे पूरा सॉल्व करके दिखाओ कि किससे पूरा सॉल्व होगा, तब हम कहेंगे कि 4.5 से पूरा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब हमसे पूछा इसका रिमाइंडर क्या है तो हम पॉइंट से पहले तक ले रहे हैं। ठीक है, अब यही बात आप यहां समझो। अगर मैंने ये ले लिया कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 से छोटी है, यानी कोई कांस्टेंट होगा। अब एक बार बताओ, डिवाइड करने का तरीका क्या था? पहला नंबर देखो, पहला नंबर देखने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना होगा? 6 बनाने के लिए x बाई 6 का, x बाई 6 का करना होगा ना, नहीं सॉरी 6 बाई x का मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब भाई एक बार बताओ, जब फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना है इसका मतलब पॉइंट में आंसर आना है। क्यों? देखो एक बात और सुनो, जैसे अगर मान लो ये कंडीशन थी x माइनस 1 2x² प्लस 3x प्लस 4, अब इसमें भाई देखो डिग्री 0 से बड़ी है, तो देखो अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा x से तो क्या होगा? 2x² को x से डिवाइड करूंगा, यानी क्या नंबर लाओ जिससे मल्टीप्लाई करके 2x² हो जाए। तो अब मैंने नंबर निकालने के लिए x से x काटूंगा तो 2x, यानी 2x/1, डिनोमिनेटर में 1 मिल रहा है, पूरा सॉल्व हो रहा है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही जब मैं नीचे अगर 3 मान लीजिए अगर खाली 1 वेरिएबल है, डिग्री 1 है, तो अब मैं भी 1 को देखूंगा x में कितने का मल्टीप्लाई करूं कि 3x हो जाए, तो फिर भी मैं 3x डिवाइडेड बाई x यानी 3 का मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं x में, तो 3x पूरा आ जाएगा। लेकिन ये यानी कि डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है पूरा। अब यहाँ जो कंडीशन है जहां पे डिग्री 1 से भी छोटी है, वहां क्या हो रहा है? डिनोमिनेटर में 1 नहीं आ रहा, मतलब कोई पूरा नंबर नहीं मिल रहा जिससे मल्टीप्लाई करके ये नंबर मिल जाए, एक फ्रैक्शन यानी पॉइंट में नंबर मिल रहा है। देखो आप कहोगे कि फ्रैक्शन में तो ये भी है, लेकिन फ्रैक्शन में अगर वो नंबर है जैसे यहाँ पे था अभी 3/1, तो डिनोमिनेटर में 1 तो है, उसके अलावा कोई और, यानी कि 1 से डिवाइड करेंगे नंबर ही तो रहेगा, पॉइंट में थोड़ी आ जाएगा नंबर। अगर यहाँ 2 हो जाएगा तो पॉइंट में आ जाएगा, ठीक, 3 होगा तो सेम आएगा, वो बात की बात है। तो इसके लिए यहाँ पे 6 होना चाहिए था सेम होने के लिए, लेकिन वो भी नहीं है, तो अब 2 है तब भी पॉइंट में आ रहा है। तो इसी तरह अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर है ही ऐसा, तो यानी आंसर तो पॉइंट में आना है, तो हमें रिमाइंडर के लिए पॉइंट में लाने की जरूरत ही नहीं। तो इसीलिए हम जो कांस्टेंट होता है उससे नहीं लेते, जिसकी डिग्री 0 से बड़ी होती है वो वाले नंबर हम लेते हैं। उम्मीद है बात समझ आई होगी क्यों हम वो नंबर्स लेते हैं, क्योंकि अगर 6 ले लेंगे तो जो हमारा जो क्वोशिएंट में आ रहा है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, क्वोशिएंट में फ्रैक्शन में आने का मतलब पॉइंट में आना। वहां ऐसा थोड़ी है कि हम उसे उसी में छोड़ देंगे फ्रैक्शन में, उसे तो पूरा सॉल्व करना है ना हमें। जब भाई वो तो एक क्वोशिएंट है, उसे तो पूरा सॉल्व करके लिखना है कि इतने से डिवाइड करके ये आंसर आया, तो 2 पॉइंट कुछ भी पॉइंट में नंबर आ रहा है, तो पॉइंट में आने का मतलब है कि रिमाइंडर हमारा
लाने की ज़रूरत है हमें रिमाइंडर, और हम पॉइंट में नंबर ला रहे हैं। जैसे अभी 8 वाले केस में हुआ था 4.5, 2 को जब हमने 9 से डिवाइड करा था, 9 को जब हमने 2 से डिवाइड करा था अभी, तो 4.5 नंबर, तो लाने की ज़रूरत ही नहीं थी, 4 ही लाने की ज़रूरत थी, तभी तो रिमाइंडर मिल रहा था। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये नंबर नहीं ले सकते कांस्टेंट। जो डिग्री जिसकी 1 हो या 1 से बड़ी हो उसी पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी कि रिमाइंडर थ्योरम है क्या चीज़, ठीक है। अच्छा, अब रिमाइंडर थ्योरम के बाद एक और थ्योरम है फैक्टर थ्योरम। लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको बता चुका हूँ। अच्छा, फैक्टर थ्योरम क्या सुनो, फैक्टर थ्योरम ये कहती है, तो उससे पहले फैक्टर क्या होता है वो तो तुम्हें पता है शायद, कि अगर मैंने कह दी कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8, मैंने ये बात कह दी 2 8 का फैक्टर है, मतलब 2 से 8 पूरा पूरा चला जाएगा, यानी इसका रिमाइंडर 0 आएगा। ये वाली बात सबको पता है। अच्छा, मैं ये कह दूं 4 इज अ फैक्टर ऑफ 8, इसका मतलब 4 8 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, 4 8 को पूरा पूरा, ये फैक्टर होता है। अब फैक्टर थ्योरम क्या कहती है वो सुनिए। जो हम लोग वहां कर रहे थे डिवाइड में, लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड में हमने एक काम करा था अभी क्यूबिक वाले में, कि 1 अगर उस 1 लगाने से वो पूरा 0 हो रहा था, तो हमने x माइनस 1 से उसे डिवाइड करा था। समझ में आ रहा है ना, 1 लगाने से कोई पूरा 0 हो रहा है तो हमने x माइनस 1 लगा के डिवाइड करा था। तो ये जो चीज हमने करी थी, वहां पे सवाल उठा होगा कि आपने x माइनस 1 ही क्यों लिया। वो वजह थी फैक्टर थ्योरम की। क्यों? जो फैक्टर थ्योरम ये कहती है, अगर किसी पॉलिनोमियल में a लगाने से अगर वो 0 हो जा रहा है, तो इसका मतलब वो x माइनस a से, इसका अपोजिट साइन से, जब हम उसे डिवाइड करेंगे उस पॉलिनोमियल को, तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये कौन कहती है? कौन कहती है? ये फैक्टर थ्योरम कहती है। इसमें भी कंडीशन वही रहती है कि जो डिग्री हो, जिस पॉलिनोमियल के हम फैक्टर निकाल रहे हो, जिस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हो, या उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 से बड़ी या 1 के बराबर होनी चाहिए। 1 से छोटी नहीं होगी, फिर यहाँ लपड़े पड़ जाएंगे पॉइंट वाले मसले। तभी तो अरे फैक्टर का मतलब क्या होगा? जो उससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। फैक्टर का मतलब क्या चीज होगी? जो उससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर a लगाने से वो 0 हो रहा है, तो x माइनस a उसका फैक्टर होगा। अगर मैं ये कह दूं कि x माइनस a से ये पूरा x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, इसका क्या मतलब हुआ कि x माइनस a से px पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से इक्वल टू 0 रख के p में a लगाऊंगा, तब भी वो आर वैल्यू 0 आएगी। जैसे ये बात थी, यहाँ क्या था कि अगर एफ ए लगाने से वो पूरा 0 हो रहा है, तो x के साथ अपोजिट साइन से जब हम उसे डिवाइड करेंगे, तब भी उसका रिमाइंडर 0 आना है, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और ये क्या कह रहा है कि अगर x माइनस ए से डिवाइड करने पे वो पूरा 0 आ रहा है, तो इसका मतलब जब हम उसे इक्वल टू 0 रख के a लगाएंगे, तो वो पूरा 0, उस पॉलिनोमियल में जब हम a लगाएंगे तो वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। फैक्टर थ्योरम में क्या कह रहा है? फैक्टर थ्योरम में यही बात कह रहा है कि अगर कोई पॉलिनोमियल में जो वैल्यू लगाने से वो पूरा 0 बन जा रहा है, तो उसका अपोजिट साइन से x के साथ डिवाइड जब हम करेंगे उसी पॉलिनोमियल को जिसमें वैल्यू लगाई है, वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और अगर कोई पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से, तो उसे इक्वल टू 0 रख के जो वैल्यू निकलेगी उसे हम पुट करेंगे उसी पॉलिनोमियल में, तब भी 0 होगा। इसका अपोजिट बात है ये कि अगर ऐसा है तो ऐसी कंडीशन होगी, और ये कंडीशन है तो ये कंडीशन होगी 100%। तो ये जो बात थी, ये कौन कह रहा था? फैक्टर थ्योरम कह रहा था कि अगर x माइनस ए फैक्टर है किसी का, तो उससे हम इक्वल टू 0 रख के, जैसे मान लो मैंने ये कह दिया x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, तो अब x माइनस ए को इक्वल टू 0 रख के जो मैं x की वैल्यू निकालूंगा a, और जब मैं px की जगह a पुट करूंगा, तब भी वो 0 होगा। उम्मीद है मेरी बात समझ आ रही होगी कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम क्या कहती है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, इस पे जनरली एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक बढ़िया से मजेदार एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो ये पूछ लिया जाए आपसे x प्लस 2 एक पॉलिनोमियल है, इससे तुम्हें डिवाइड करना है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब तुमसे ये पूछ ले कि यानी कि मानो gx है पॉलिनोमियल, ये मानो px पॉलिनोमियल है। अब हम कह रहे हैं कि px को डिवाइड कर रहे हैं हम gx से, तो व्हाट इज द रिमाइंडर? तो अब आपको ये पूरा मेथड करने की जरूरत नहीं है कि रिमाइंडर लाने के लिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और x प्लस 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर। तो अब देखो, हम इसे ऐसे भी डिवाइड करके देखेंगे
और हम इसमें रिमाइंडर थ्योरम भी लगा के देखेंगे और दोनों से रिमाइंडर सेम आता है तो इसका मतलब बात सही है। तो देखो चलो शुरू करते हैं। तो अब ये लॉन्ग डिवीजन मेथड करने की जरूरत है क्या हमें? हमें तो ट्रिक पता है तो हम ट्रिक लगा ले रहे हैं अभी समझाने के लिए। और लॉन्ग डिवीजन से पूछा जाए तो लॉन्ग डिवीजन से भी हम लोग कर सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन से कैसे कर सकते हैं? सबको छुपाएंगे, x का मल्टीप्लाई करेंगे। चलो लॉन्ग डिवीजन से ही कर ले रहे हैं, ट्रिक का मतलब बाद में जाएगा। देखो x स्क्वायर, तो x लाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करें? x में x का, तो x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक, साइन चेंज करेंगे, सब खत्म, 3 बचा। अब क्या x प्लस 2 से 3 को डिवाइड करोगे? कैसे? देखो मैंने क्या कहा था, रिमाइंडर लाने के लिए हमें फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं चाहिए कोएफिशिएंट में, क्योंकि वो पॉइंट में बना देगा। कोई भी फ्रैक्शन का नंबर वो पॉइंट में बना देगा, पूरा पूरा डिवाइड होना जरूरी होगा वहां। तो देखो x 3 लाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना जाएगा? 3 लाने के लिए 3/x का, ये तो पॉइंट में आ रहा है ना, पॉइंट में लाने नहीं है, हमें इतना ही छोड़ना है। तो 3 रिमाइंडर होना चाहिए, 3 रिमाइंडर होना चाहिए, बस यहीं तक छोड़ देंगे, पॉइंट में लाने की जरूरत ही नहीं है। कहीं फ्रैक्शन में लिख दूं, अगर मैंने कहीं लिखा 2.2, अब मैं वहां लिख दूं 2 प्लस 0.2 को मैं लिख दूं 2/10, तो बात तो वही है 2 प्लस 2/10। तो फ्रैक्शन में लिखूं क्यों मैं, पॉइंट लगाऊं ही क्यों? 2 प्लस 2/10, बात तो यही हो जाएगी 2.2, 2 प्लस 2/10। तो मैं फ्रैक्शन में लिखूं ही क्यों, पॉइंट में लाऊं ही क्यों? क्योंकि जब मुझे रिमाइंडर चाहिए तो पूरा पूरा तो मुझे डिवाइड करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मुझे रिमाइंडर चाहिए, तो 3 रिमाइंडर आना चाहिए। अच्छा अब जरा शॉर्ट ट्रिक से देख लेते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक में क्या था कि x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रख के x की -2 यानी -2 लगाएंगे, तो -2 यहाँ लिखेंगे, ठीक, -2 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे तो था। अब 1 तो ऐसे ही उतार लेंगे, फिर -2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इसके नीचे उतारेंगे -2, फिर प्लस कर देंगे, यही तो था। अरे 1 को 1 उतार लिया नीचे सीधा सीधा, उसके बाद हमने -2 का इसमें प्लस मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, फिर इन दोनों को प्लस 0 हो गया, ठीक, फिर -2 का इसमें मल्टीप्लाई करा 0, फिर 0 इसमें प्लस करा, हमारा आंसर क्या आया? 3। हमारा आंसर क्या आया? 3। तो लास्ट में क्या बचा? 3 रिमाइंडर है। समझ में आया ना, 3 हमारा रिमाइंडर है। शॉर्ट ट्रिक से भी हमारी यही वाली बात साबित होगी। अच्छा अब जरा रिमाइंडर थ्योरम से भी यही बात साबित हो जाए, मजा आ जाए। यानी x प्लस 2 से डिवाइड हो रहा है, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -2, तो -2 जब मैं इसे, यानी यही तो कहती थी रिमाइंडर थ्योरम क्या, कि अगर x प्लस 2 से हम इसे डिवाइड कर रहे हैं तो इसे इक्वल टू रख के x की वैल्यू निकाल के जब हम इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, यानी p -2, x की जगह -2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस 3, -2 का स्क्वायर 4 और ये प्लस 2 इंटू -2 -4 प्लस 3, ये तो कट गया, बचा क्या? 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो तीनों जगह हमारा रिमाइंडर सेम आया, चाहे कैसे तरीके से कर लो। तो अब रिमाइंडर थ्योरम समझ आई क्या, कि अगर किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे इक्वल टू रख के 0 वैल्यू निकालो, उसे पुट कर दो, जिससे जिसमें डिवाइड कर, मतलब जिसे डिवाइड कर रहे हैं उसमें वैल्यू रख दो, किसकी निकाल के, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे इक्वल टू 0 रख के वैल्यू निकालो, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसमें पुट कर दो, और जो हमारा आंसर आएगा वो रिमाइंडर होगा। ये वाली बात समझ आई? ये था फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम का एग्जांपल। अच्छा एक फैक्टर थ्योरम का एग्जांपल देख लो। फैक्टर थ्योरम का एग्जांपल हम ये देख लेते हैं, अगर x² प्लस x माइनस 2, अब मैं ये कह रहा हूं कि इस पॉलिनोमियल में 1 रखने से ये 0 हो रहा है, देखो 1 प्लस 1 माइनस 2 यानी 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 1 रखने से ये पूरा 0 हो रहा है पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, अगर 1 रखने से ही 0 हो रहा है तो x के साथ अपोजिट साइन से डिवाइड करने पर भी इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। और अगर x माइनस 1 से डिवाइड होने के बाद इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये p1 होना चाहिए। दोनों बातें देखते हैं करके, ठीक है। अब x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं हम, ठीक, कैसे डिवाइड करेंगे? x माइनस 1 से हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 रखने से पूरा 0 आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम क्या होता है कि एक फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बात है कि अगर हमने इसमें 1 लगा के 0 आया तो x माइनस 1 से डिवाइड करने पर ये 0 आएगा, ठीक है। जरा फटाफट डिवाइड करो ऐसे, x² प्लस x माइनस 2 को, यानी रिमाइंडर 0 या p1 लगा के 0 आ रहा है तो इससे डिवाइड करने पर भी हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए था। देखो फटाफट,
हाँ भाई, तो अगर x p1 लगाने से ये 0 हो रहा है मतलब, तो इसका मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर होना चाहिए। चलो डिवाइड करके देख लेते हैं। x स्क्वायर, ठीक, और माइनस x, ये प्लस का माइनस x हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये खत्म, ये 2x माइनस 2। अब कितने का मल्टीप्लाई करना है कि 2x बन जाए 2 का, तो प्लस 2, तो 2x माइनस 2, फिर साइन चेंज माइनस का प्लस का, खत्म, 0 आया रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 आया इसका मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब हमारी फैक्टर थ्योरम भी सेटिस्फाई कर गई कि 1 लगाने से अगर कोई पॉलिनोमियल 0 हो रहा है तो उसका x के साथ अपोजिट साइन से डिवाइड करने पर भी वो 0 आ रहा है। या उल्टी बात, अगर x माइनस 1 से डिवाइड करने पे ये पूरा 0 हो रहा है, तो अगर हम x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकालेंगे 1, और जब हम इसे इसमें पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में 1, तब वो 0 ही आएगा, आ रहा है। तो ये वाइस वर्सा बात थी। तो समझ में आया कि फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई किसी का फैक्टर है तो x माइनस 1 अगर इसका फैक्टर है तो उसे इक्वल टू 0 रख के जो वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू जब हम उस पॉलिनोमियल में लगाएंगे जिस पॉलिनोमियल को का वो फैक्टर था, तो वो पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाएगा, हो रहा है। ठीक, ये वाली बात भी क्लियर है। अगर कोई वैल्यू लगाने से 0 हो रहा है तो x के साथ अपोजिट साइन से डिवाइड करने पर भी 0 आएगा, बात साबित है। तो ये फैक्टर था, फैक्टर थ्योरम थी सब है। और रिमाइंडर थ्योरम क्या थी, रिमाइंडर थ्योरम ये कह रही थी, देखो रिमाइंडर थ्योरम यहीं से बता दूं कि अगर x माइनस 1 से हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो x माइनस 1 को 0 के ऊपर रख के जो 1 आएगा उसे जब हम पुट करेंगे जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसमें, किससे निकालेंगे वैल्यू, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे, x माइनस 1 से वैल्यू निकाली और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसमें पुट करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वही रिमाइंडर होगा। क्या रिमाइंडर है? ठीक, समझ में आया। अब यहाँ 0 रिमाइंडर है, इसका मतलब वो फैक्टर है, और कुछ और होता तो रिमाइंडर होता। रिमाइंडर तो यहाँ 0 है, लेकिन अगर किसी का रिमाइंडर 0 आ जाए किसी से डिवाइड करने पर, तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर होता है। ये वाली बात क्लियर। तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम आपस में क्लियर, बढ़िया से, ओके। अच्छा, अब मैंने बात करूंगा फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। सुनो भाई, इसे बढ़िया से जान लेना, मजा आ जाएगा कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। लॉन्ग डिवीजन का मेथड यूज मैंने बताया था कि लॉन्ग डिवीजन मेथड जब बता रहा था कि वहां पे हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। तो अच्छा, फैक्टराइजेशन होता है क्या, अब समझ आ जाएगा क्योंकि हमने फैक्टर थ्योरम भी जान ली, अब हमने रिमाइंडर थ्योरम भी जान ली। अब किसी को शक तो नहीं है ना कि जब हमने वहाँ लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्यूब रूट का जब कर रहे थे तो 1 निकाला था, उसमें फिर x के साथ अपोजिट साइन लेके जब हमने डिवाइड करा था तो देखो 1 लगाने से 0 आ रहा है, तो x के साथ अपोजिट साइन से डिवाइड करने पे भी 0 आएगा अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। तो इसलिए हमने वहाँ x माइनस 1 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 लेके क्वोशिएंट को हमने क्या बना लिया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लिया था। ठीक है, तो हम 1 की जगह x माइनस 1 से डिवाइड करा था हमने, क्योंकि 1 लगाने से वो 0 हो रहा था, तो वहां पे हमने x माइनस 1 से डिवाइड किया था x के साथ अपोजिट साइन से, क्यों, वहां हमने फैक्टर थ्योरम लगाई थी। अब समझ में आ गई फैक्टर थ्योरम क्या थी। अच्छा, फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन ये होता है, कोई पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक, कोई पॉलिनोमियल है, कोई एक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इस पॉलिनोमियल को या किसी भी फैक्टराइजेशन क्या होता है वो सुनिए कि अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसे हम ऐसे ब्रेक करें कि इसकी डिग्री से कम में हो, पहली बात, यानी ये हाई डिग्री 2 है तो अब जो हम ब्रेकिंग करेंगे तो उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए, इससे कम हो, ठीक। और दूसरी बात, उसके बाद उनका कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे अब मैंने इसे ब्रेक करा, कैसे करूंगा भाई, देखो 2 लाने के लिए मैं 2x कोई और एग्जाम्पल ले लूँगा, आसान सा हो गया। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बताओ, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ले लो हम। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ले लेते हैं, क्या लेना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग ले रहे हैं, ये ले ली, चलिए 4t स्क्वायर माइनस 5t और -2, ये ले। यानी कि अब इससे हमें फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि इससे ऐसे ब्रेक करो कि इसकी डिग्री से कम डिग्री हो और उसके बाद उनका कोई और फैक्टर ना हो और ब्रेक ना हो सके, एटलीस्ट लास्ट तक ब्रेक कर दो, जितना कोई चीज बच सके, टूट सके, उतना उसे तोड़ने को फैक्टराइजेशन बोलते हैं।
जितना टूट सके उतना तोड़ दो, उसे हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। नहीं आई बात समझ? एक जनरल एग्जाम्पल में आप ऐसे समझो कि अगर मैं ये कहूँ कि आप कोई ईंट दूँ आपको, ईंट ब्रिक, मैं कहूँ इसे इतना तोड़ो कि उसके बाद ना टूट सके, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि वो पाउडर बन जाएगा, फिर उसके बाद वो नहीं टूट सकता मैनुअली। तो वो जो कंडीशन होगी पाउडर बनने वाली ईंट का, वो फैक्टराइजेशन होगा कि उसे इतना, मतलब ईंट से तो छोटा होगा वो पाउडर, ईंट से तो कम होगा, यानी इसकी डिग्री 2 है, उससे कम होना चाहिए, और उसका फिर कुछ नहीं ब्रेक हो सके। समझ में आई बात? ऐसे तोड़ना है कि इससे कम डिग्री में हो और उसके बाद वो ब्रेक ना हो सके। देखो कैसे, अब मैं इसे देखो मल्टीप्लाई करके तो -8² आना चाहिए, और प्लस या माइनस करके -5 आना चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, तो हम ये कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए, और प्लस और माइनस करके हमारा -5t आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर ले आए, तो 4t² माइनस क्या नंबर लें कि 5t को ऐसे ब्रेक करो कि प्लस या माइनस करके तो यही आ जाए, और मल्टीप्लाई करके ये आए 8। तो हम क्या कर सकते हैं, जल्दी बताओ, फटाफट सोचो फटाफट। चलो तो इक्वेशंस चेंज कर लेते हैं। क्यों करिए मैं अभी बता रहा हूँ। -2t -2 ये वाली इक्वेशंस ले लेते हैं। वो वाली इक्वेशन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि देखो कुछ इक्वेशंस मैंने, या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है, तो ये जब हम क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पता लगेगा, किसी के तो सेम रूट हो जाते हैं, और किसी के 2 अलग अलग रूट आते हैं, और किसी के 2 रूट तो आते हैं लेकिन वो कौन से होते हैं, इमेजिनरी रूट होते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है वो हमें पता लग जाएगी आगे क्लास में 10th में। तो इसलिए मैंने एक ये क्वेश्चंस ले ली, ठीक है। मान लो इसे फैक्टराइज कर रहा हूँ, मैंने लिया 40, और यहाँ पे मैंने लिखा क्या नाम है इसका, -40 और +2। देखो माइनस प्लस माइनस करके -2t आ रहा है, और मल्टीप्लाई करके 4 2 8 माइनस का 8t² आ रहा है। अब इसमें से कॉमन लूंगा, 4 कॉमन लिया, 4t, इसमें से क्या कॉमन आ सर 4, जब मैंने कॉमन ले लूंगा 4t कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा t -1, ठीक। और ऐसे यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा t -1। तो एक मेरा बन गया 4t +2, एक मेरा बन जाएगा t -1, यानी कि अब मैं इस इक्वेशंस को ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, 4t +2 इंटू t -1। मैं कैसे लिख सकता हूँ अब इसे, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 4t +2 और इंटू t -1, ठीक। तो इसे मैंने फैक्टराइज कर दिया, देखो इसकी पावर 2 है, इन दोनों की पावर 1, इससे लिस्ट है। अब ये इससे ज्यादा फैक्टराइज नहीं हो सकते, क्या, देखो 4t +2 है, इसमें से अब बस क्या हो सकता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है 2 कॉमन लेके 2t +1 बस, और ये क्या हो जाएगा t -1। अब इससे ज्यादा ये फैक्टराइज नहीं हो सकते, कोई ऐसी चीज नहीं हो रही होगी कि जो इन्हें फैक्टराइज कर दे, क्योंकि ये लीनियर में आ गए, लीनियर पॉलिनोमियल बन गए दोनों अलग अलग। तो अब हम कह सकते हैं फैक्टराइजेशन क्या होता है कि फैक्टराइजेशन वो चीज कहलाती है जो किसी को एट लीस्ट सबसे लोएस्ट, उससे लोएस्ट डिग्री की फॉर्म में ला दे, और उसके बाद उसका कोई फैक्टर ना हो रहा हो, ठीक। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, अगर आपने ये ले लिया x² + 16, x² - 16, तो अब आपने इसे ब्रेक करा, आपने इसे लगा दिया, देखो x² माइनस इसे आपने लिख दिया 4², फिर आपने लिखा x + 4 x - 4, क्या करा मैंने, a - b a² - b² की फॉर्म में लिख दिया, फिर a + b इंटू a - b। क्या अब ये इससे ज्यादा ब्रेक हो सकते हैं, नहीं, इससे ज्यादा इनमें से कोई चीज ऐसी नहीं है, जैसे ये इसमें से कॉमन निकाल के इससे ज्यादा ब्रेक नहीं हो सकते। तो अब क्या करा, इसे मैंने फैक्टराइज करके ऐसे लिख सकता हूँ x² - 16 को x + 4 इंटू x - 4। तो ये क्या रहता है फैक्टराइजेशन, किसी भी चीज को इस तरीके से ब्रेक करना, उससे कम पावर में हो, यानी उसकी डिग्री उससे कम हो, और उससे ज्यादा वो ब्रेक ना हो सके। दो बातें हैं फैक्टराइजेशन में, क्या, एक उससे कम डिग्री होनी चाहिए, और उसके बाद वो उससे ज्यादा ब्रेक ना हो सके। अगर हो रहा हो तो करो, जब तक नहीं हो रहा ऐसी हद तक ले आओ उसके बाद नहीं टूट सके, तो उसे हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। समझ में आया फैक्टराइजेशन किसे बोलते हैं। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कई लफड़ा पढ़ेंगे कई आपको,
लेकिन ज्यादातर नहीं पढ़ेंगे, ज्यादातर हमें वही दिए जाएंगे जिनके रूट सेम होंगे, यानी सेम आंसर होंगे दो, लेकिन होंगे दो ही, क्योंकि डिग्री 2 है तो रूट भी दो ही होंगे, दो वैल्यू होंगी जिससे 0 आएगा। तो आंसर हमारे दो होंगे, या वो दो आंसर सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो जनरली हमारे सिलेबस में यही दोनों कंडीशन होंगी। इमेजिनरी वाली कंडीशन हमारे सिलेबस में नहीं होगी, वो आगे क्लासेस में, ठीक है। अच्छा, फैक्टराइजेशन के लिए यूज किसका करते हैं? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जानी है ना, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यहाँ पे यूज होता है। तो वो तो अब इन आइडेंटिटी को नोट कर लो, इनका यूज होता है फैक्टराइजेशन के अंदर। तो आप इसे सॉल्व करिए, पढ़िए 9th के अंदर। ये जो हमारा चैप्टर था 9th के अंदर, तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। अगले टर्म पे हम लोग 10th का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 10th का पॉलिनोमियल एक नई तरीके से समझेंगे, तो ये सारी चीज़ें समझ आई, ठीक। अब पढ़िए इसे और जो ना आए पूछिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।